बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले 4-5 रोज़ से बड़ी हलचल है। तौहीन अदालत केस की समाअत थी, इसका पूरा एक पस मंज़र है, वो आपको हम बता चुके हैं इससे कबल भी। आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है और अब इसमें फ़ैसला क्या आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने इस केस में जो अदालती मुआवनीन थे उनके दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अब फैसला आएगा क्या? बज़ाहिर तो कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है कि जो रिमार्क्स थे, जो ऑब्जर्वेशन थी बेंच की, वो फैसला तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वन बाई वन पूछेंगे कि ख्वाजा हारिस, एहसन बून और जो इसके अलावा हामिद खान थे, उनके क्या व्यूज थे और जो बेंच है वो किस तरफ जा सकता है। सुहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जो गवर्नमेंट साइड है उसकी तरफ आते हैं, अटॉर्नी जनरल से शुरू करते हैं। अटॉर्नी जनरल का इस सारे मामले में क्या मौक़िफ़ है? अटॉर्नी जनरल सारे मामले में तो बैठ के मुस्कुराते ही रहे। अच्छा, उनके सामने आज काफ़ी बातें हुई हैं। मसलन एक मौके पर एहसन बून साहब जब दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें कहा कि आपका शुक्रिया कि कल ही आपको हमने माइकस मुकर्रर किया, आज आप आ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका हुक्म है, तुम्हें कैसे ना आता। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूरी अदालत में देख के कहा कि चलें, आप तो हमारा हुक्म मानते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो है ना अपनी हंसी रोक नहीं सके, लेकिन साथ नीचे ही देख रहे थे। अच्छा। तो दूसरा रोल उनका ये है कि उन्होंने कहा जी कि आप मोहतात रोल, उन्होंने कहा जी कि आप इस वक्त तौहीन अदालत की जुरिस्डिक्शन में बैठे हुए हैं और इसमें आपका दायरा इख्तियार महदूद है। अगर आप कोई अपील सुन रहे होते, कोई और केस सुन रहे होते, तो मैं आपको कहता कि जी आप यूं कर लें, यूं कर लें। इस पर आपका दायरा इख्तियार महदूद है और ये इस मामले में जो है ना आप ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, आप सिर्फ देखें तौहीन हुई है या नहीं। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि हम फुल कोर्ट के लिए हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, फुल कोर्ट के लिए मामला आगे रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो इसके ऊपर उन्होंने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। लेकिन जो बाकी अदालती मामलीन थे, अब 4 माइकस हैं। अच्छा सोहेल साहब, एक आगे बढ़ने से पहले इसी में एक सवाल कि जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपका दायरा इख्तियार नहीं बनता, तो मैं देख रहा था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो उसको बेस बना रहे थे जो रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तरफ से कहा था, और आज एडिशनल रजिस्ट्रार ने अपना जवाब डिफेंस लिया है, डिफेंस लिया, उसको बुनियाद बनाकर वो कहते हैं कि मामला कमेटी तक बनाया है, तो कुर्बानी का बकरा जो है उनको बनाया गया है। तो इस बुनियाद को कैसे आप देखते हैं कि उनका दायरा इख्तियार बड़ा क्या कहा जो मावनीन थे अदालती मावनीन? देखें, दायरा इख्तियार के ऊपर जो है ना एक ही अटॉर्नी जनरल ने पॉइंट आउट किया है कि जी दायरा इख्तियार आपका महदूद है, आप कंटेम्प्ट में हैं। लेकिन ये कल परसों से डिस्कस हो रहा था कि जी इसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो उसमें चूंकि डिफेंस पेश उस तरफ से किया गया है, ठीक है, एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से पहले रजिस्ट्रार ने कहा हुआ था, फिर एडिशनल रजिस्ट्रार ने अपना जवाब जमा करवाया है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा ये है जी कि कमेटी का फैसला था। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि कमेटी का फैसला अगर डिफेंस में आ रहा है कि हमारे जुडिशल ऑर्डर की राह में वो रुकावट बना है, तो उसकी हम लीगल हैसियत तो आप देखेंगे कि वो बन भी सकता है या नहीं बन सकता, तो इसलिए हम उसकी हद तक जा सकते हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी बड़ी अहम चीज जो है ना, वो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील उन्होंने पॉइंट आउट किया था। उन्होंने कहा था जी कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार आपसे 26वीं तरमीम में भी वापस नहीं लिया गया। ठीक है, आप उसके तहत आगे बढ़ सकते हैं, आप फुल कोर्ट के लिए डायरेक्ट ऑर्डर कर दें। तो इनके केस में सुनते ही एक चीज़ आपके सामने आ गई है, उन्होंने केस ला भी पुराना सारा दिया था, ठीक है जी, और उसमें उन्होंने कहा जी कि इन फैसलों के मुताबिक जब भी ऑर्डर हुआ है वो बेंच बनता रहे, जितने रुकनी आप बेंच ऑर्डर करेंगे वो बनेगा। एहसन बून ने यह कहा कि अब जो है ना वो पुराना केस ला 26वीं तरमीम के बाद गैर मुतलका हो चुका है, केस ला गैर मुतलका हो चुका है जी, कि अब तो 26वीं तरमीम जो है वो ऑपरेट करती है सारी चीज़ों को। अब 26वीं तरमीम का जब पढ़ा गया तो अब 26वीं तरमीम में तो आर्टिकल 191A ही डाला गया है ना। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने उन्हें पढ़ाया 190। उन्होंने कहा कि खोल की जरा पढ़िएगा कि इसमें तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो अदालती हुक्म होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा या ऑर्डर होगा, वो तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पे लाजिम है कि उसकी पासदारी करें। तो क्या जो जजेस कमेटी है ये एग्जीक्यूटिव साइड पे नहीं आ जाती? ये एक इंतजामी वो नहीं है? फिर सबसे बड़ा सवाल जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने हर एक पेश होने वाले से पूछा कि आपके जहन में पूरी दुनिया से कोई एक मिसाल जहां पे एग्जीक्यूटिव आके जुडिशरी में बेंच बनाती है और उसका फैसला करती है, तो किसी ने भी ऐसी कोई मिसाल कोर्ट नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि 21 अक्टूबर से पहले एक मिसाल नहीं थी, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद यहाँ बन गई है। यहीं पे बस पाकिस्तान में पहली मिसाल है और मेरा ख्याल है आखिरी भी यहीं की होगी। अच्छा,
मुनीर मलिक ने तो कल ही कह दिया था कि जी फुल कोर्ट, और बड़े सादा और मुख्तसर दलाइल में उन्होंने बता दिया था कि बन सकती है। ठीक है, आज जो एक बड़ी अहम चीज पॉइंट आउट की हामिद खान साहब ने ये कहा जी कि आर्टिकल 191A जो है वो एक आईनी बेंच की बात नहीं करता, वो बेंचेस की बात करता है, वो जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा है। और साथ आगे कह रहे हैं जी कि आईनी बेंच की कमेटी अलग होगी। तो इसकी अगर पूरी हम तशरीह करें तो फिर अगर कल को 3 आईनी बेंच बना दिए जाते हैं तो 3 अलग आईनी कमेटियां भी होंगी। ठीक है, फिर दूसरा जो उन्होंने लिया है मौक़िफ़ कि जो भी केसेस आएंगे, ये कल मुनीर मलिक ने भी लिया था, सुप्रीम कोर्ट जितने भी केसेस आते हैं उस पर पहली गेट कीपिंग जो है वो आईनी कमेटी ने नहीं करनी, वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत बनी पहली कमेटी है, उसने करनी है। और उसकी लॉजिक क्या है कि उसमें आईनी बेंच के सरबराह को बिठाया इसलिए गया है कि उस कमेटी में पहले गेट कीपिंग होगी कि ये जो केस है ये आईनी बेंच का बनता है, ये रेगुलर का बनता है। और एक दफा वहां से अगर चला गया रेगुलर बेंच में, रेगुलर बेंच ने सुनना शुरू कर दिया, तो दरमियान में घुस के कमेटी जायजा नहीं ले रही होगी, मॉनिटरिंग नहीं है। कमेटी मॉनिटर नहीं कर सकती कि प्रोसीडिंग किधर निकल रही है, अच्छा उधर निकल गया तो ना रोक लो। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ख्वाजा हारिस के दलाइल ट्रिकी थे। ख्वाजा हारिस जो है वो यूं लग रहा था कि थोड़ा सा बैलेंस पे चल रहे हैं। ठीक है, वो आजकल मिलिट्री कोर्ट्स में उधर वकील भी है ख्वाजा हारिस ने, लेकिन देखिए गुफ्तगू तो फिर कर जाते हैं। उन्होंने ये कहा जी कि जो ये मामला है, अगर कमेटी जो सादा है ये डायरेक्ट आईनी बेंच में केस लगा ही नहीं सकती। अगर उसने ऐसा कर दिया है ना कि आपसे लिया हुआ केस आईनी बेंच में डायरेक्ट लगा दिया कि 27 को सुनेगी, तो उसने गलत किया है, वो नहीं ये कर सकती। ये लेकिन किया तो नहीं, इस तरह हुआ तो नहीं। 17 जनवरी को कहा कि अगर ये हो तो 2 कमेटियां बैठी, उन्होंने डिफरेंशिएट किया ना। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। उन्होंने कहा कि जो कमेटी ने फैसला किया है वो उसका मैंडेट है कानून के मुताबिक, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक। फिर उन्होंने कहा जी कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक अदालत वही फैसला जारी कर सकती है जो कानून से भी मुताबिक रखता हो। तो अब कानून वो वैलिड आज तक मौजूद है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो उसके होते हुए अदालत एक ऐसा ऑर्डर जारी कर दीजिए कि नहीं ये केस फलां के सामने ही लगाएं, जबकि कानून के मुताबिक वो इख्तियार उसका है। तो फिर वो उसमें ये क्वेश्चन आपने जो फ्रेम किया मावनीन के लिए कि क्या जुडिशल ऑर्डर के होते हुए ऐसा हो सकता है, उससे ये तासुर जा रहा है कि जैसे जुडिशल ऑर्डर बड़ा एज पर लॉ है, तो ये ऐसे नहीं है और ये कमेटी कर सकती है। इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी पूछा, जस्टिस वकील अब्बासी ने भी पूछा कि आप गोया ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज किया हमारा ऑर्डर चले गलती है, गलती से पास हो गया, गलती से केस लगा, हमारा ऑर्डर कानून के मुताबिक नहीं है, तो इसके कानून के मुताबिक ना होने का फैसला अगेन कमेटी करेगी या कोई और जुडिशल फोरम करेगा? जुडिशल फोरम नहीं करेगा। तो ख्वाजा हारिस ने कहा नहीं देखें आपकी ये बात तो दुरुस्त है, मैं सिर्फ इसे एक और एंगल से देख रहा था। अच्छा, ठीक है, लेकिन ख्वाजा हारिस का यही था कि जी बस जांदी करो। अच्छा ठीक है, हाँ, बस इसको मसला ना बनाएं, इसको आप ये समझे कि उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, इसको आप जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी के तनाजुर में ना देखें। ठीक है, उन्होंने ये कहा था। एहसन बोन के दलाइल में तो काफी खैर छेड़छाड़ होती रही दोनों तरफ से। उन्होंने कहा जी कि माजी में ऐसे फैसले आते रहे कि आइन की कुछ प्रोविजंस जो है रिडंडेंट की जाती रही। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जी अब तो सब ठीक है ना, माजी में सब गलत हुआ ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं समझता हूँ कि आपको वैसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए और इस तरह की चीजें। तो वैसे मुझे लगा कि ऐसा तासुर भी दिया जा रहा है कि कोई आप ऐसा फैसला ना करें, बेंच को बताया जा रहा था एहसन बोन की जानिब से कि जिस पर अमल ना हो। और उन्होंने फिर याद कराया वो 26वीं वो जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला जो है उस पर अमल नहीं हुआ। अच्छा ये बताएं कि ये जजेस वाली जो वोट वाली बात है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे हुई, कहाँ हुई, किस लम्हे पे हुई कि वोट एक वो कह रहे हैं कि एक मैं चीज पढ़ रहा था कि शायद कि जो नॉमिनी है जस्टिस मंसूर अली शाह के उनको तो एक ही वोट उन्होंने कहा एहसन बोन साहब ने उन्होंने कहा जी कि वैसे वोटों से याद आया वोट जो है उन्होंने काम दिखाना शुरू कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा हाँ। तो आपसे पूछेंगे जो एहसन बोन साहब ने ये कहा था कि जी आप देखें 26वीं तरमीम मौजूद भी है, उसके तहत चीजें हो रही हैं, कमेटी भी एक बनी हुई है, आप उसका हिस्सा हैं, हम तो समझते हैं आपको उसमें बैठना चाहिए, आप ना बैठे आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं बैठता हूँ, जुडिशल कमीशन में भी हम बैठते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ देखें आप तो वहाँ पर अपॉइंट भी कर रहे हैं, जजेस नॉमिनेट भी कर रहे हैं, अपॉइंट भी कर रहे हैं। कौन अपॉइंट हुआ है जी? हम तो जो नॉमिनेट करते हैं उसको एक वोट पड़ता है और वो मेरा ही होता है। अच्छा, तो हमें तो नहीं पता, बाकी वो 11-11 पड़ जाते हैं, हमने तो नहीं अपॉइंट किया। वैसे ये बात करके जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी
घर की तरफ भी जो बताया है कि इधर से भी वोट उधर ही जा रहे हैं। हाँ जी, तो जाहिर है जा रहे हैं ना, वोट तो अब मजीद जाएंगे। लेकिन अब आपने जो हाई कोर्ट की बात बताई है वो जाहिर है आज खबरों में है, अब देखते हैं कि लेकिन ऑर्डर क्या आता है भाई। आखिरी वक्त तक अब मजबूरी है कि जज को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। जज को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है, लेकिन उसमें बड़ा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला है उसमें तो अब देखिए ना, वो इनाम अमीन मिनाज साहब के भाई जो है वो भी प्रोसिक्यूटर है 9 मई के केसेस में। अब वो उसको लिंक करते हैं या नहीं करते, वरना मैंने देखा था कि इधर मिलिट्री कोर्ट्स के केस में जब जवाद ख्वाजा बतौर पिटिशनर आए थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले पूछा बाकायदा तौर पर, तो वो एतराज़ बाकायदा नहीं आया। बाद में मेरे ख्याल में अगली हेयरिंग पे अटॉर्नी जनरल या किसी की जानिब से एतराज़ आया तो वो फिर अलग हो गए बेंच से। उनका कोई रिलेशनशिप उनके साथ था तो सिर्फ उसकी वजह से वो अलग हो गए। यहाँ तो पूरा जो वो एक भाई इधर एक भाई उधर, तो बहरहाल थोड़ा सा नहीं, अब ये इशू आ गया तो इसमें जरा सा 1 मिनट और बता दें। मुझे ये बताएं कि आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बहुत पुराना कवर करते रहे, हमने भी किया लेकिन आप आज भी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक चीज तो चले तय है कि जब नया जज कोई आता है तो चीफ जस्टिस उसको अपनी डीपी में जरूर कुछ अरसा बिठाते हैं, उस रिवायत को। इतना हाई प्रोफाइल केस आते ही किसी को दे देना, ऐसा होता रहा है? कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तकरीबन 6-7 साल में, पिछले 6-7 साल में 3-4 के पाई, 3 जज आए, तीनों को आगे वो कंफर्म नहीं हो सके, वो एडिशनल थे। और 1 साल समझे वो एक प्रोबेशन पीरियड होता है कि 1 साल के बाद एवेलुएट होनी है उनकी कारकर्दगी, और उसके बाद उसकी बुनियाद पर, वैसे कारकर्दगी अगर यही कमीशन रहा तो खैर से उनको पता है कि यही कारकर्दगी है, लेकिन वो कारकर्दगी देखकर उनको कंफर्म होना है या उनको दोबारा अपनी वकालत में भेज देना है। तो इस बुनियाद पर एक प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, तो उनके पास कभी भी, मतलब 3 जज पहले आए वो चले गए, फिर जस्टिस बाबर सत्तार जहांगीरी आए, उसके बाद ये जस्टिस अरबाब, सरदार इजाज इसाक खान और जस्टिस समन जो है वो आई। इन तीनों में मैंने देखा 6-8 महीने तो हम इनकी अदालत में पहुंच नहीं सकते थे, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस लगता ही नहीं था, लगाया नहीं जाता था। इनसे पहले जो 3 आए थे जिनको फिर कंफर्म नहीं किया जी गया जी जी 1 साल उन्होंने भी केस, जी जी 1 साल से कभी उनके पास कभी केस नहीं और इतना अंदाज मैं वैसे उनकी मिसाल देता हूँ, उस दौरान अगर वो कोई इतना हाई प्रोफाइल केस जैसे नवाज शरीफ की केसेस पर नहीं जी जी वो सुन के डिसाइड कर जाते हैं, अपीलें रिजेक्ट कर जाते हैं, लोग कुछ भी हो जाता है, और उसके बाद वो कंफर्म 12 महीने बाद जुडिशियल फोरम जो हाईएस्ट है वो देखता कि नहीं यार ये तो जज बनने के लिए नहीं है, सिंपल नहीं है। हाँ, तो एक तरफ वो इतनी बड़ी चीज करके चले गए। जी जी, तो हाथ सीधा करने के लिए तो फिर मेरा ख्याल है वैसे हाथ तो ट्रेनिंग में सीधा नहीं, करना चाहिए, ये लगा के 1 साल नहीं, ट्रेनिंग का सिलसिला हाई कोर्ट के जज के लिए देखें, ट्रेनिंग का सिलसिला नहीं है। एक वकील होता है, अगले दिन उसको जज बिठा दिया जाता है। अब जज के लिए आज खुद कुछ ऐसी तकनीकी किस्म की चीजें हैं, अब बेशक जितने लॉ नोइंग हो, मैं एक चीज इसके बावजूद कर रहा हूँ ना, चले इमरान खान और नवाज शरीफ के केस को गोली मारे, हाजी अल्लाह दिता का क्या कसूर है कि उसके केस पे आगे कोई हाथ सीधा करे, कंफर्म ना हो। तो इनकी ट्रेनिंग और एवेल्युएट करने का फोरम कोई और होना चाहिए, बिल्कुल, वहाँ नहीं जहाँ बैठ के लोगों की जिंदगी मौत के फैसले कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये रूल्स फिर बनते हैं, लेकिन पता नहीं वो वोटिंग नहीं, वो प्रोबेशन पीरियड में इनके सामने जो मुझे मतलब मेरी सोच है कि इस किस्म के केसेस नहीं लगाए जाते। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल केसेस में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है कानून के साथ साथ, तो इसलिए उनको नहीं लगाया जाता। जज के लिए भी अच्छा नहीं होता कि बेचारा आया है और साथ ही उसको ना लेबल लगना शुरू हो। जी जी, तो बहरहाल ये केस लग गया है और उन्होंने आज ये कहा, उनको इतराज हुआ कि ये केस जो है वो आप जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को भेज दें, क्योंकि उन्होंने सुना था बेल मैटर भी उन्होंने इतराज एक्सपर्टी है उनकी, तो और एतराज उनकी अदालत से हुआ था। एतराज जो है लगे थे पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा था कि दोबारा, उन्होंने कहा नहीं मैं सुन सकता हूँ, ये सजा मुस्तरद, हुक्म इम्तना की सजा मुस्तरद, और फर्दर जो है उन्होंने कहा कि हम नोटिस करते हैं, फिर देखते हैं केस को हमने जो है वो क्या करना है। तो वो मामला तो वहां पे हुआ। अब आते हैं इसी सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, क्या इस चीज को आप एग्री नजर आए कि वो अब जो है फुल कोर्ट के लिए लिखेंगे, या आप समझते हैं कि नहीं कुछ और भी हो सकता है? टेक्निकल वजूहात में कोई इख्तिलाफ ना हो जाए, उसकी वजह यह है कि जस्टिस अकील अब्बासी ने 2-3 बार पॉइंट आउट किया 2-3 दिन में जी कि हम जिस जुरिस्डिक्शन में बैठे हैं उसका ख्याल है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर इनका होना है। एक चीज पे तो दोनों जो है ना वो एक पेज पे थे, वो ये कि कमेटी नहीं कर सकती, ठीक है, उस पे क्वेश्चंस दोनों ने उठाए, ठीक है, तो कमेटी हमारे फैसले को वो नहीं कर सकती। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो उसके फैसले को सेटिसाइड करें और उसे कहें जी कि एज पर ऑर्डर ऑफ 16 इस केस को कल लगाएं। ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात के जो कंटेम्प्ट वाला मामला है,
वो तो चलें, जो भी हुआ एडिशनल रजिस्ट्रार के साथ जिस तरह भी हुआ, वो उन्होंने तो कहा ये कि हमको कंटेम्प्ट, इतने इंटरेस्ट नहीं है कि हम इसको तौहीन में सजा। वैसे ये कंटेम्प्ट चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हमारे पास तो इख्तियार है इस वक्त। उन्होंने ये बताया कि यह छुरी है मेरे हाथ, शिकार भी है लेकिन मैं नहीं कर रहा। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी हम इख्तियार रखते हैं इस वक्त इस केस में उनको नोटिस जारी कर सकते हैं कंटेम्प्ट में, क्योंकि वो कमेटी में इंतजामी साइड पे, नॉट जुडिशल साइड पे। और उन्होंने एक जुडिशल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसे आइन कहता है कि सब पे पाबंदी लाजम है, उसको वायलेट किया है। तो उसको वायलेट करने पे हम नोटिस कर सकते हैं, लेकिन हम इस मामले को हमेशा के लिए सेटल करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि फुल कोर्ट में चला जाए। मेरा ख्याल है एक और क्वेश्चन भी आएगा कि क्या ये कमेटी को भेजा जाएगा फुल कोर्ट के लिए। हाँ। वो एक ये भी इसमें पॉइंट है कि नहीं, चीफ जस्टिस को फाइल भेजी जाएगी और वो फुल कोर्ट बनाएंगे, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है जो कि 26वीं तरमीम है, ये बेंचेस की बात करती है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट है, उसको कन्वीन करना है तो वो फुल कोर्ट है, उसके सारे इख्तियारात हैं, उसमें वो बेंचेस की तखसीस भी बाकी नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताइएगा, आखिरी बल्कि इसमें एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी थी उसने जो कुछ किया, लेकिन एक प्रेस रिलीज भी आई। उस प्रेस रिलीज में मैंने देखा कि वो जो 16 का या इससे पहले जो ऑर्डर था कि 191A की वो करना चाह रहे थे कि क्या इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं, नहीं लिया जा सकते हैं, इस किस्म की चीज़ देखना चाह रहा था बेंच। फिर बेंच तब्दील हो गया और इसकी वजाहत जो है वो प्रेस रिलीज में आ गई। मतलब वो भी एक इंतजामी आपका एक्शन है, फिर उसकी वजाहत उसमें आ गई। फिर उसके बाद कंटेम्प्ट का जवाब उसमें दिया गया कि ये इस तरह हुआ तो इस तरह हुआ, इस तरह। तो ये जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन पे आए कि वो सारे मामलात जो है वो अब इंतजामी साइड पे, अब वो कोई शहनशाहियत है, वो क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। जिद तो देखें दोनों तरफ से है। ये आपने ठीक पॉइंट आउट किया। इस केस के चलते हुए एक दिन रजिस्ट्रार साहब खुद पेश होते हैं अदालत में और देख के जाते हैं, रिकॉर्ड करवा के जाते हैं अपने बयान भी, और देख के जाते हैं कि अभी एक एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ जुडिशल साइड पे मामला टेकअप हुआ है और इसमें देखा जाएगा कि उसने गलती की या नहीं की। वो शाम को जाके उस बंदे को सैक करते हैं कि तूने तो इस बेंच के सामने केस गलती से लगाया था। इसका फैसला मानना ना मानना उसका गर्ज नहीं है, तूने इसके सामने लगाया ही गलती से था। अच्छा, गलती से कैसे लगा था जी? कुछ दिन पहले आपको पता है कि हमारी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात, तो उसमें ये रिपोर्ट हुआ, रिकॉर्ड पे है, कोई हम खुफिया चीज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हम स्पेशलाइज्ड बेंच बना रहे हैं और हमने बना दिए, और अब ये मसला रहा ही नहीं कि कौन से केसेस किधर जाएंगे। तो टैक्स के केसेस जैसे शाजी के पास जाएंगे और इस तरह की बातें भी, ठीक है। तो अब वो आए हुए हैं, तो उसमें अगर कानूनी सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब क्यों ना दिया जाए। अच्छा, ख्वाजा अरस ने एक चीज़ बहरहाल जरूर की है, उन्होंने कहा जी कि जो अपील में मैटर्स आते हैं क्रिमिनल और सिविल हाई कोर्ट से होकर और आपके सामने लगते हैं और उसमें कोई आईनी सवाल है तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आपको सिर्फ एग्जाम्प्ट 185(3) से किया गया है। उन्होंने कहा बाकी सब में आप कर सकते हैं। तो ये चीजें देखें, लेकिन अब ये तो आर्गूमेंट था ना, अब ये या तो रूल्स बनने थे फुल कोर्ट बिठाकर कि कैसे बेंच ऑपरेट करेंगे, वो नहीं बने अभी तक 26वीं तरमीम के बाद। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को मेरा ख्याल है सबसे पहले ये करना चाहिए था। फुल कोर्ट इन्होंने बिठाई भी थी आते, लेकिन उसमें ये चीजें डालनी चाहिए थी कि 26वीं तरमीम के बाद फिर कैसे ऑपरेट होगा सिस्टम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक नहीं। लेकिन सबसे पहले तो सुहेल साहब उनको करना चाहिए था कि 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो सुने, उनका फैसला करें। एक चीज जो है ना वो सबसे पहले हाँ वो होनी चाहिए थी। एक चीज और, ये बैठ के तय कर लें कि गेट कीपर कौन होगा आने वाली पिटीशंस का, आईनी बेंच या सादा आईनी बेंच की कमेटी या सादा कमेटी जो है पहले से मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, ठीक है। आईनी तो बेंच की कमेटी तो एक बेंच की कमेटी है ना, जो पहले से मौजूद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है। तो वो अगर गेट कीपिंग करे पहले और उसमें आईनी बेंच के सरबराह मौजूद है, वो अपनी राय देंगे, अपना वोट भी देंगे। नहीं, वो प्रेस रिलीज में को वहां से बांटा जाएगा। नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो प्रेस रिलीज में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से जुबान इस्तेमाल की है कि 191A में जो आएंगे वो कहते हैं कि बेशक ऑर्डर हैं तो रहते रहें, आप भेजें आईनी बेंच को जो आईनी मामलात है। देखें चीफ जस्टिस साहब फिर वो किधर गया, वो जस्टिस आयशा मलिक जो सवाल उठाती हैं कि किधर गया वो कलेक्टिव विजडम जिसके तहत ये सारे फैसले होने थे, जब चीफ जस्टिस साहब डायरेक्शन से ये कह रहे हैं कि इसको भेजें। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज क्या हुआ है, किस जो अदालती मावनीन थे उनकी राय क्या थी और सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्या सोच रहा है, कौन से अहम सवालात हैं जिनके जवाबात अभी भी आना बाकी हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें
बहरहाल जो है वो 27 जनवरी को मुकर्रर हो गई हैं, उससे कबल ही इसका फैसला भी आ सकता है। ये मामला फिर अल्टीमेटली 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी देखा जा सकता है। तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।